हेलो गाइस, मेरा नाम है महेश और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज से कक्षा 10 की विज्ञान। और आज अपन कक्षा 10 की विज्ञान का पहला पार्ट पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। देखो भाई, मैं तो आज पहला वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या कुछ समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मैं आपको आज रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाऊँगा। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत आपको सरल भाषा में समझाऊंगा, कोई कठिन वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत सरल है कक्षा 10 की विज्ञान। आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया तो अपन सरल भाषा समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो देखो, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। तो आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक क्रिया क्या होती है, कि दूध का दही में जम जाना रासायनिक क्रिया है। भौतिक क्रिया लकड़ी को काटना है, तो ये भौतिक क्रिया है। तो ऐसे ही है कुछ रासायनिक अभिक्रिया भी, रासायनिक क्रिया जैसी। तो अपन पढ़ेंगे पहले क्या समझेंगे, अपन समझेंगे अपनी भाषा में बढ़िया तरीक़ा से कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो मैं आपको सरल भाषा में बता दूँ कि रासायनिक अभिक्रिया कुछ नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया ये है, जो भी है आपके सामने, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक समीकरण है, ये जो आपके सामने ये अंडर सर्कल के अंदर है। और ये जहाँ पर ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। ठीक है, शब्दों के रूप में लिख दिया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया है, और अगर रासायनिक सूत्र के रूप में लिख दिया जाए तो ये रासायनिक समीकरण है। अब जो नीचे आपको सबसे नीचे है वो रासायनिक समीकरण है, और जो सबसे ऊपर है ये अंडरलाइन है जहाँ पर, वहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया। है एक ही चीज़, बस वो ऊपर शब्दों में लिखा है, नीचे क्या लिखा है ABCD के अक्षरों में। इसे इसे क्या बोलते हैं, तत्वों को। ये क्या है, रासायनिक सूत्र हैं। रासायनिक सूत्र को है, जैसे ऑक्सीजन कितने नंबर पे, 8 पे, उसे किसे दर्शाते हैं, O से। ऐसे ही है Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, बस 12 पे होती है मैग्नीशियम। तो ऐसा ही कुछ है। तो आपको शब्दों में लिख के आ जाए तो आप समझ जाना कि रासायनिक अभिक्रिया है, और ABCD के अक्षरों में लिख के आ जाए तो रासायनिक सूत्र में, मतलब तो आप समझ जाना रासायनिक समीकरण है। तो इतना आसान नहीं है, फिर भी समझना। मैं आपको बता देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखो, जब अपन लोग ऐसी किसी तत्व के साथ ऐसी कुछ करते हैं, किसी तत्व के साथ ऐसा कुछ करते हैं जिससे उसके साथ कोई क्रिया होती है और एक नया पदार्थ बनता है जिसके कुछ नए गुणधर्म होते हैं, उसे अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझना भाई, कि ऐसा कोई तत्व है, मान लो, वो उसके साथ कुछ ऐसी क्रिया हुई, जैसे मान लो दूध है और दूध के साथ ऐसी कुछ क्रिया हुई, वो दूध अपन ने रख दिया, उसके साथ रखे रखे कुछ ऐसी क्रिया हुई कि वो दही में बदल गया। तो मतलब ये क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यही तो आपको समझना है। तो रासायनिक अभिक्रिया इतनी सरल है, बताइए कोई दिक्कत है। यहाँ पर ऐसे ही, यहाँ पर दिया गया है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ क्या मिला दी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इन दोनों को रख दिया एक साथ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को एक साथ रख दिया। अब इन दो लोगों ने क्या क्रिया कर ली, इन दोनों ने क्रिया कर ली, तो इनने बना दी MgO, एक नया पदार्थ बना दिया। MgO क्या बन गया, एक नया पदार्थ, और इसके गुणधर्म भी नए हैं। तो अपन कह सकते हैं ऐसी क्रिया जिसके फलस्वरूप नए गुणधर्म वाला एक नया पदार्थ बन जाए, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वही तो है रासायनिक अभिक्रिया। देखो यहाँ पे ऊपर, अब इसको अपन इधर पढ़ लेते हैं, जी क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया हैं जिनमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। किसी अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि बाएं ओर अभिकारक, दाएं ओर उत्पाद, और मध्य में तीर का निशान लगा दिया जाता है। देखो, अब नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं। नीचे देखो, आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर तीर का हुआ निशान लगा, ये तीर का निशान लगा हुआ है। और बाईं ओर क्या है, ये अभिकारक हैं, अभिकारक हैं बाईं ओर अभिकारक लिख रहे हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक होते हैं। देखो, अब ऐसे दूध ने भाग लिया था दही बनने के लिए, तो सबसे पहले क्या आया, दूध था। दूध ही बदला ना दही में। तो पहले दूध को क्या कह सकते हैं अपन, अभिकारक। और क्रिया के फलस्वरूप जो अपन को नया पदार्थ मिला, क्या, दही, तो उसे अपन कह सकते हैं उत्पाद। ऐसे यहाँ पर भी पहले शुरू में क्या था, Mg, और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बने, MgO। तो MgO बने, तो आप समझ गए। तो ये MgO क्या है, उत्पाद है। वहाँ पर क्या है, दही उत्पाद है, क्योंकि दूध पहले था और दही बाद के बना। तो आपको समझ जाना है, जो क्रिया के फलस्वरूप बने वो उत्पाद होता है, जो क्रिया में भाग ले
वो क्या होता है, अभिकारक। जी क्वेश्चन आता है, बहुत कम आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं, आप बता देंगे। जो अभिक्रिया में बाइयों लिखे जाते हैं वो अभिकारक होते हैं, जो अभिक्रिया में दाइयों लिखे जाते हैं उत्पाद आते हैं। 1-2 नंबर में आता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन समझने लायक है, क्योंकि आगे के पूरे टॉपिक इसी से रिलेटेड हैं। क्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, आप समझ गए कि दो चीज़ों का मिलना और एक नई क्रिया हो, उसके अंदर कुछ क्रिया होगी जिससे एक नया पदार्थ बनेगा। सरल भाषा में समझ लो आप तो, कि जब कोई दो पदार्थ मिलेंगे वो एक नया पदार्थ बनेगा, तो समझ जाओ कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, कुछ नहीं समझना आपको, बस इसके आगे इसमें और कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं कि ऐसे मान लो 2 अभिकारक हैं, अगर 3 अभी यहाँ पर और कुछ भी मिला सकते थे अपन, यहाँ पर अपन और भी आगे लिख सकते थे। तो अभिकारकों को जोड़ने के लिए अपन को प्लस का चिन्ह लगाना पड़ता है। किससे दर्शाते हैं, प्लस के चिन्ह से दर्शाते हैं। प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना है, मतलब अपने और कुछ चीज़ जोड़ी है। ऐसे उत्पाद में अगर यहाँ पे तो एक ही चीज़ बनी, अगर और भी चीज़ बन जाती तो प्लस लगा के कुछ भी लिख देते, यहाँ पर O2 वगैरह जो भी आपको लिखना हो लिख देते अगर बनता तो, लेकिन बना ही नहीं तो कहाँ से लिखेंगे आप। तो बस, तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि जी क्या कहना चाहते। एक दफ़ा रीड कर लो पूरा, मैं इसको रीड कर दूँ। तो उसमें बताया गया था कि मध्य में तीर का निशान लगा दिया जाता है और अभिकारकों और उत्पादों के युग में क्या, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो अभिक्रिया में नए बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो आप समझ चुके हैं, समझ गए कि नहीं समझे भाई। और इसके नीचे आप देखेंगे कि मैग्नीशियम जी यहाँ पे लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लो शब्दों में लिख दिया, इसे अपन रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। क्या बात है। अगर कोई पूछे तो ये समीकरण तो आपको इधर पढ़ लो, यहाँ पर आप नोट्स मुझसे मांग लेना, कुछ नहीं है, ये आता नहीं है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ना तो मैं एडिट कर देता। चलो आगे पढ़ते हैं अपन लोग। अब यहाँ पर आती है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अपन असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो समीकरण आप यहाँ से देखिए कि समीकरण कुछ यहाँ पर लिखा था कि समीकरण क्या होता है। तो देखो जी शब्दों में लिखा है, जी यहाँ पर शब्दों में लिखा है, तो ये क्या है, अभिक्रिया है। और यहाँ पर जी क्या लिखा है, ABCD अक्षरों में लिखा है, तो ये समीकरण। इतनी सी बात है। और वो पूछते हैं कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो बस आप कह सकते हैं कि समीकरण क्या है, किसी भी अभिक्रिया को शब्दों में लिखना कठिन हो जाता है, इसलिए उसे रासायनिक सूत्र में लिखते हैं, जिसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। बस इतनी सी भाषा है। अगर कोई समीकरण पूछे तो आप बता देना कि रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखते हैं, जिससे उसे बताना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए उसे अब रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर आसान कर देते हैं, और जिसे हम रासायनिक समीकरण कह देते हैं। बस। अब रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित असंतुलित वाली बात आई कहाँ से, अब इसको इधर पढ़ते हैं फिर बताऊंगा संतुलित संतुलित वाली। तो आप समझ जाइए पहले संतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण का नाम कहाँ से हुआ। देखो आप समझेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण पहले अपन पढ़ेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखो पहले समझो कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशाने के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान ना हो असंतुलित या कंकाली समीकरण कहलाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जे यहाँ के तत्वों की संख्या और यहाँ के तत्वों की संख्या क्या ना हो, बराबर ना हो। कैसे, देखो यहाँ पर Mg कितना है, 1 Mg है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन है ना, O2 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 1 Mg है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो यहाँ पर मिला के कितने तत्व हुए, 3 तत्व हुए, 1 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, 3 हुए। अब तीर के इस वाले ओर देखेंगे, तीर की क्या इस वाले ओर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 1 मैग्नीशियम 1 Mg है और 1 ऑक्सीजन है। अब भाई एक वो कहाँ गया, 1 ऑक्सीजन गया तो गया कहाँ गया। तो यही सवाल पूछने के लिए इसे बोल देते हैं कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ से गायब है भाई, 1 ऑक्सीजन गायब है, इसलिए अपन कहते हैं ये संतुलित है। उस ऑक्सीजन के हमें बारे में बताओ कि वो गया तो गया कहाँ गया। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक के तत्व के परमाणु की संख्या समान ना हो। और समान है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि इस साइड है 3 और इस साइड है 2।
तो आप समझ गए। इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे अपन तो आप बता देंगे। कुछ आसान नहीं है, अपन को कह देना है कि वह रासायनिक समीकरण जिनमें तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक के तत्व के परमाणु की संख्या समान ना हो। ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। आप देख के ही बता सकते हो। यहाँ पर Mg1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, मिला के कितने हुए 3। यहाँ पर लेकिन Mg1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो 2, 3 और 2 बराबर कहाँ से हुए भाई? तो कह देंगे ये संतुलित है। बताओ, इतना सरल है, समझे भाई? तो बस समझ जाना। अब देखो संतुलित पढ़ लेंगे। संतुलित भी ठीक आप समझ जाओगे क्या कहना चाहता है संतुलित समय। देखो अब संतुलित रासायनिक समीकरण अपन पढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण समझ जाना कि तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों की संख्या क्या हो? बराबर हो। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर दी हुई है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है? Fe+H2O, एक Fe है, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, तो कितने हुए? 1, 2, 3, 1, 4। और यहाँ पर देखना, यहाँ पे Fe3 आ गए, ऑक्सीजन 4 आ गए, हाइड्रोजन 2 आ गए। लो भाई संतुलित कहाँ है? तो इसको संतुलित करने की विधि को एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर इन्हें संतुलित कर दिया, देखो कर दिया। यहाँ पर देखो 3Fe है, यहाँ पे भी 3Fe3 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गए, 4 का गुणा कर दिया ना ऑक्सीजन में। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने के? 8, यहाँ पे भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। तो आप समझो, यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन करा दूंगा इसका कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा, आप समझ जाएंगे। आज मैं वैसे भी आज थ्योरी समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं समझाना चाहता, इसलिए बात यही है और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण में कुछ नहीं है। अगर परिभाषा पूछी जाए तो कुछ खास नहीं लिखना है, अपन को लिख देना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या हो? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ठीक है, यहाँ पर अपने आ गए न्यूटन। भाई न्यूटन कहने लगे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जाती है। ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में क्या किया जाता है? बदला जाता है। इसी को तो कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको कक्षा 12 तक पूछेंगे सर जी, पूछते रहेंगे। बताओ भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तुम्हें कुछ नहीं बताया, तुम्हें क्या देना है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को तो एक से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए आइंस्टीन ने अपने दिया था, न्यूटन ने, E = mc²। तो कुछ नहीं है, आप बता दोगे। तो वही द्रव्यमान का नियम यहाँ पे लगा दिया कि तीर के इस लंग की संख्या बराबर होनी चाहिए इस संख्या के बराबर। अब वही संतुलन सिद्ध करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? कंकाली समीकरण। ठीक है, तो असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं और असंतुलित समीकरण को संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, क्यों होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, अगर कोई असंतुलित समीकरण है, जब तक उसे संतुलित नहीं करोगे, जब तक कोई आदमी समझ नहीं पाएगा कि इस अभिक्रिया में हुआ क्या है। तो इसलिए असंतुलित समीकरण को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसलिए हमें यहीं पे लिखा था और कुछ नहीं। समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम जिस परमाणु की संख्या सर्वाधिक अधिक होती है उसे बराबर करते हैं। ठीक है, बहुत सरल है। अपन देखेंगे किस तत्व की संख्या सबसे ज़्यादा है, पहले उसे संतुलित करेंगे। किस साइड देखेंगे? बाईं ओर। बाईं ओर अपन देखेंगे कि किस तत्व की संख्या ज़्यादा है, उसी को संतुलित करेंगे। जहाँ पर देखो H2 है, H2 की संख्या ज़्यादा है तो हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, या फिर किसको करेंगे? ऑक्सीजन को। अधिकतर पहले हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को संतुलित किया जाता है, फिर अन्यथा दूसरे तत्वों को। इतना ही है। और इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। संतुलित असंतुलित समीकरण पर मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, वहाँ पर लिखा होगा कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। और
यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा भाई। अगले टॉपिक मैं फिर से आपको बहुत आसानी से बताऊँगा। 15 मिनट की वीडियो थी, बढ़िया बिंदास समझिए भाई, और कुछ नहीं है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए भाई, लाइक कीजिए।